नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है। मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना की होगी, यानी कि काउंटिंग होगी और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में जो जितने भी उम्मीदवार थे भाजपा के, कांग्रेस के, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम से बाहर आएगा। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि जो निर्दलीय थे या बागी थे, उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की नींद उड़ा रखी। यानी कि साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में निर्दलीय और बागी उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बनने हुए हैं और कई सीटों पर इन्होंने दोनों दलों के जो उम्मीदवार उनका समीकरण बिगाड़ रखा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक कृष्ण मोहन झा साहब। बहुत स्वागत है आपका झा साहब। झा साहब, सबसे पहला तो सवाल यही है कि हर बार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उस अनुमान के हिसाब से अपनी सीटें ला नहीं पाता। चाहे बीएसपी की बात करें, चाहे समाजवादी की बात करें, चाहे अब थर्ड पार्टी जो है आप पार्टी उसकी बात करें। लेकिन इस बार साफ नजर आया है कि कई जगह जो बीएसपी है, समाजवादी है और आप पार्टी के अलावा जो बागी उम्मीदवार हैं, उन्होंने जितने भी उम्मीदवार हैं बीजेपी और कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं, दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कई अहम सीटों पर जो ये बागी उम्मीदवार है या बीएसपी और थर्ड फ्रंट समाजवादी पार्टी है या आप पार्टी, उनके उम्मीदवार इनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया जुबेर जी आपने कि जो थर्ड फ्रंट है, थर्ड फ्रंट देखिए आप यदि देखते हैं कि 1998 में यहाँ थोड़ा एक्टिव हुआ और 1998 के बाद 2003 में चाहे वो जीजीपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, इनकी सीटों की संख्या बढ़ी थी। लेकिन 2013 के बाद से धीरे धीरे गिरावट आई। लेकिन बीएसपी ने यहाँ पे अपना एक वोट बैंक बना रखा है। आप देखेंगे कि उनका यदि हम वोट परसेंट देखते हैं तो 8% से लेकर के 11% तक मूव करता रहता है। और नई नवेली पार्टी जो आप है, पिछले बार हम देखें कि 3% तक उसने वोट शेयर था उसका। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 8 से 10% का है। जब आप चुनाव करते हैं, चुनाव में जब आप जाते हैं तो ये 8 और 10% कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए। जैसे कि आपने कहा कि इस बार भी जो है समीकरण बिगड़ रहे हैं। अब देखिए, जो देश में सबसे चर्चा का जो विषय जिस सीट को लेकर दिमनी में, वहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो बीएसपी और बीजेपी के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर जी वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ दंडोतिया जी लड़ रहे हैं। तो बलराज सिंह दंडोतिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच सीधा मुकाबला है। यदि हम बात करते हैं मुरैना की, तो वहाँ भी देखिए कि रुस्तम सिंह के जो बेटे हैं, जो पूर्व मंत्री थे रुस्तम सिंह, IPS रहे हैं, वो अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ करके बीएसपी ज्वाइन किया उन्हें और उनके बेटे को टिकट मिली है, बीएसपी ने टिकट दिया है। तो वो जो है वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस दोनों का जो समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इसी तरह जो सबलगढ़ की सीट है, इधर 17 में देख लीजिए, 17 में माहौल। तो ये जो मैं बात जिन सीटों की कर रहा हूँ, चाहे वो सबलगढ़ हो, अम्बा हो, दिमनी हो, इनका एक वोट परसेंट बीएसपी का हमेशा रहा है। और फिर व्यक्ति के साथ जुड़ जाने से, चाहे वो गुर्जर की बात हो, चाहे वो ठाकुरों की बात हो, चाहे तोमरों की बात हो, तो एक बड़ा आधार मिल जाता है। यदि हम इन सीटों का पुराना अन्वेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि यहाँ बीएसपी तीसरे नंबर पे रही है, वो 10,000 से ज्यादा वोट हमेशा लेती रही है, वोट शेयरिंग उसकी बहुत अच्छी रही है। तो समीकरण जो है दोनों पार्टियों को वो बिगाड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सांसदों को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर लें, गणेश सिंह जी की बात कर लें, रिद्धि पाठक की बात कर लें, राव उदय प्रताप सिंह जी की बात कर लें। अगर समीकरण बिगड़ने की बात आ रही है या जो बागी उम्मीदवार है, तो सीधी की अगर हम बात करें तो सीधी में भी रिद्धि पाठक जो हैं उनको टक्कर मिली हुई है। निर्दलीय जो बीजेपी से थे, जिनका टिकट काट दिया और वो अब निर्दलीय चुनाव मैदान में, वो भी सीधी टक्कर दे रहा है। उन्होंने समीकरण बिगाड़ा के रिद्धि पाठक के। देखिए, निश्चित रूप से जब क्या है, जब राजनीति में जब आप ऊपर चले जाते हैं, जब आप केंद्र की राजनीति करने लगते हैं, तो क्योंकि राजनीति आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आप क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की है जुबेर जी, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं तो आपका ग्राफ ऊपर चला जाता है और आप क्या होता है कि उतना न्याय नहीं कर पाते। तो विधानसभा क्षेत्र में आपका काम, लोकसभा का एक बृहद क्षेत्र होता है और बृहद क्षेत्र में कार्य करना और एक संकुचित क्षेत्र में कार्य करना बहुत अंतर होता है। और जब आप राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहती हैं जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि 5 साल में एक बार उनको अवसर मिलता है, तो ऐसे में केदार शुक्ला जी जो पूर्व विधायक थे भाजपा के, तो उनको हटा करके रिद्धि पाठक को टिकट देना, तो कहीं ना कहीं जो केदार शुक्ला हैं ब्राह्मणवादी चेहरा है, उनकी पकड़ थी।
तो ऋद्धि पाठक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत वो खड़ा कर रहा है वहाँ पे। अगर हम नर्मदापुरम की बात कर रहे हैं, वही अपन चलते हैं, जो 17 में बात कर लीजिए, गणेश सिंह वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो है जो बीजेपी के पूर्व नेता थे वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी जो है गणेश सिंह का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अब उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जब अपने परिवार का कोई आदमी कहीं टूट के चला जाता है तो एक परिवार का वोट बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में गणेश सिंह भी बहुत मुसीबत में, उनके साथ बड़ी दिक्कत का सामना हो रहा है। उदय राव प्रताप सिंह की बात करते हैं तो हाँ, गाडरवारा में भी, क्योंकि बाहरी सीट की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं राव उदय प्रताप को बाहरी कैंडिडेट माना जा रहा है, और जो वहाँ की वर्तमान सुनीता पटेल है उनको लोकल कैंडिडेट माना जा रहा है, लेकिन कुछ निष्क्रियता थी कांग्रेस की वर्तमान विधायक की, तो उसका लाभ थोड़ा बहुत राव उदय प्रताप को वहाँ मिल सकता है। इसी तरह की स्थिति नर्मदापुरम में भी बनती हुई नजर आ रही है। दो भाई यहाँ पर एक चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ से जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के शर्मा राव, और उनके अपोजिट उनके भाई हैं, तो वहां पर भी इस तरह कुछ नजर आ रहा है। के शर्मा के भाई जो हैं, दोनों भाई लड़ रहे हैं, आपको ध्यान होगा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी, जो भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और उनके अगेंस्ट में जो है उन्हीं के भाई गिरिजा शंकर शर्मा लड़ रहे हैं। लेकिन वहां पे एक चौंकाने वाली बात ये कि एक जो भाजपा से जुड़े हुए भगवती चौरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ तक कि जो अभी जितने हम देख रहे हैं कि जो एनालिस्ट आ रहा है उसमें निर्दलीय कैंडिडेट को जीता हुआ दिखाया जा रहा है नर्मदापुरम सीट में। तो ये जो निर्दलीय है वो दोनों भाइयों के समीकरण को बिगाड़ के रख दिया है। अब देखना ये होगा कि दोनों भाइयों में से किस भाई का जो है वो वोट ज्यादा उन्होंने काटा है। यदि वो बीजेपी का काटते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा, यदि कांग्रेस का काटते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ऐसे में ये जो कुछ निर्दलीय लोग हैं वो समीकरण को बिगाड़ के रखे हुए हैं। और अभी जो जिधन से भी जो टोटल एनालिसिस आ रहा है उसमें कोई क्लियर नहीं कह रहा है कि स्थिति, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो है 7 से 8 सीट का अंतर बताया जा रहा है। ऐसे में यदि ये निर्दलीय जीत करके आते हैं तो इनका बहुत, ये किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे सरकार बनाने में। अगर हम बात करें बुरहानपुर सीट की, तो यहाँ पर भी इसी तरह का चतुर्कोणीय मुकाबला देखने को मिला है। एक तरफ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने का उम्मीदवार है अर्चना चिटनीस, वहीं कांग्रेस ने जो शेरा को उतारा मैदान में, वहीं नंद कुमार स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के बेटे वहां से बागी होकर मैदान में उतर गए। तो वहां पर भी चौथीकरणीय मुकाबला सामने आ रहा है, नजर देखने को मिल रहा है। वहां पर भी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए, तीसरी पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले बार में जो शेरा थे वो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव वहां जीते थे। इस बार जो है हरसू जो है वो खेल बिगाड़ रहे हैं अर्चना चिटनीस का। तो कितना वो वोट कबाड़ पाते हैं भाजपा का, ये बड़ा फैक्टर होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इसका नुकसान सीधे भाजपा को ही दिखाई देता है। यादव, चूंकि आप एक राजनीतिक समीक्षक भी रहे और आपने वरिष्ठ पत्रकार भी मध्य प्रदेश के, और आपने पूरा बारीकी से चुनाव को अध्ययन किया और हर सीट का बारीकी से एनालिसिस किया, जो एक कैसे कितनी सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में जिन पर निर्दलीय, बागी और तीसरे जो बात करें बीएसपी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, ऐसी कितनी सीटें जिनमें ये बागी और निर्दलीय भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं? देखिए, ऐसी लगभग 25 सीटें हैं। महाकौशल में गोड़वाना है, बिछिया की बात करें तो गोड़वाना है, मंडला में बात करें तो गोड़वाना है, निवास में बात करें तो गोड़वाना है, सहपुरा में गोड़वाना है, ढिंडोरी में गोड़वाना है। तो इनका जो वोट परसेंटेज रहेगा वो दोनों ही पार्टियों के भाग्य का फैसला करेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुरैना में है, बीएसपी है। आप यदि हम विंध्य में चले जाएं तो विंध्य में जो है बहुत सारी सीटों पर सपा का प्रभाव है। तो इस प्रकार से करीब 20 से 25 सीटें जो हैं जहाँ पे निर्दलीय और थर्ड फ्रंट भी काम कर रहा है, इससे समीकरण बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है। एक अनुमान अगर लगाया जाए, जिस तरह के मतदान हुआ और जिस तरह के चौंकाने वाले एनालिसिस सामने आ रहे हैं, कि ऐसी कितनी सीटें हम बीएसपी को, समाजवादी, आम आदमी पार्टी को, निर्दलीय को जा सकती हैं, जो सरकार बनाने में या किसी भी दल की सरकार बनवाने में आपने जैसा कहा किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। ऐसी कितनी सीटें मिलने की संभावना है? जुबेर जी, मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम जब आएंगे, हम जब 3 तारीख को बैठेंगे यहाँ समीक्षा करने के लिए, तो उस समय मेरे को लगता है कि 5 से 6 सीटें निर्दलीय और अदर्स के खाते में होंगी। तो मिलाकर के 6 से ज्यादा सीटें इनके हाथ में नहीं लगने वाली हैं, और यदि बहुत ज्यादा हुआ तो 9 सीट तक जा सकती हैं। पिछले 18 के विधानसभा की बात करें तो 6 सीटें भी, पिछली बार भी 30 सीटें आई थी लगभग।
2 निर्दलीय थे। नहीं, ज्यादा थे निर्दलीय, 5 संख्या हुई थी जी। शेरा थे, डाबर थे, इधर पे आपका आगर से एक सीट थी, ऐसे करके कुल 5 सीटें थी उनकी, और ये 3 सीटें थी आपकी, ऐसी कुल मिलाकर के 8 सीटें उसमें निकली थी। तो मेरा भी यही मानना है कि 7 से 9 सीटें जो हैं इनके खाते में इस बार भी मतलब निर्दलीय और जो दूसरा तीसरा बसपा मिला के मतलब 9 सीटों के लगभग। तो इस अनुमान से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, और आपका अनुमान क्या कह रहा है कि किसकी मध्य सत्ता बन रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, ये कह पाना, क्योंकि देखिए 3-4 बड़े फैक्टर थे, क्योंकि राजनीतिक समीक्षक भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, बहुत सारे लोग जो जिसन से अभी अन्वेषण कर रहे हैं, उन चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्योंकि जो वोट शेयरिंग बढ़ा है महिलाओं का 2% 34 सीटों पे, तो वो उनमें 19 सीटें जो भाजपा के खाते में थी, बाकी शेष जो है कांग्रेस में थी। तो अब ये देखना है कि ये जो 2% का जो वोट शेयर था महिलाओं का, वो किस तरफ झुका है। इसके अलावा देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा कारक रही है, कृषि ऋण बड़ा कारक रहा है, लाडली बहना एक बड़ा कारक रही है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जब हम 3 तारीख की जब समीक्षा करेंगे, उस समय हमको देखने को मिलेगा कि ये जो मुद्दे थे, किस तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हुए, चाहे वो कांग्रेस का वचन पत्र हो, चाहे वो संकल्प पत्र हो बीजेपी का। तो किस तरफ मतदाता झुका है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थितियां दिख रही हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जो कि आप जब लंबी पारी खेलते हैं, जो कि आप क्रिकेटर भी हैं, जब लंबी पारी खेलते हैं तो लगातार उसको बनाए रखना। जैसे जिधन से भारत ने अभी 10 अजय पारी खेली थी, लेकिन वर्ल्ड कप में वो फाइनल में हार गई थी। तो अपने आप को सर्वोच्च पे बनाए रखना, उसको रेगुलरिटी उसकी मेंटेन कर पाना बड़ा कठिन होता है। उसी ढंग से बीजेपी लंबी पारी खेली है, लंबे समय से शासन कर रही है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा एक और चीज जो सबसे बड़ा कारक दिखाई दिया, नई भाजपा और पुरानी भाजपा दिखाई दे रही है। भाजपा में भी एक नया परिवेश देखने को मिला कि जो 22 विधायक आए कांग्रेस से, तो वो आ गए हैं, तो उनसे उनके साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों का भाजपाईकरण हुआ। तो वो किस ढंग से सब चीज़ों को मिलाकर के चीज़ें देखने को मिलती है। और हमने कर्नाटक में देखा था कि जो लोगों ने बगावत की थी, जो लोग दल बदले थे, जो चले गए थे, उनकी आस्था बदली थी, तो उनके साथ सही परिणाम नहीं आया था। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके परिणाम क्या होते हैं, क्या कर्नाटक यहाँ दोहराया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो अतीत के बिल्कुल। एक लाडली बहना की बात कही तो लाडली बहना जो थी इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर मानी जा रही थी। लेकिन जब हमने भी, आपने भी सब गए होंगे चुनाव मतदान के दौरान में, हम भी जहाँ पर गए, कई लोगों से हमारी जब बात हुई तो हम लोगों महिलाओं से, खासतौर से लाडली बहनों से बात हुई, तो वो बड़ी कंफ्यूजन और कश्मकश की स्थिति में नजर आई थी। उनका यह भाजपा की गलती मान ले, उनका कहना था कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, और उनका जो कंफ्यूजन था, ऐसा लोगों की राय सामने आई थी उस टाइम मतदान के दौरान, कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनते हैं तो लाडली बहना को जो महीने जो बात हुई है पैसे देने की, हर महीने 1250, फिर 1500, फिर 3000, तो अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कौन देगा। वहीं कमलनाथ की बात हुई थी, कमलनाथ अगर मुख्यमंत्री बनते तो उन्होंने भी घोषणा की 1500 रुपए देने की। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती करी है शिवराज सिंह चौहान को सीएम का फेस नहीं बनाकर? देखिए, शिवराज जी जो है 8 करोड़ जनता को अपना भगवान मानते हैं और मध्य प्रदेश को मंदिर के रूप में स्थापित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक छवि बनी है, एक भाई की, एक मामा की और एक अच्छे बेटे के रूप में, तो उनकी स्वीकारोक्ति बहुत जबरदस्त है। उनके कैडर का कोई भी जो जन नेता दिखाई नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। और उनके कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो हमने देखा कि 2008 के चुनाव को देखा, 2013 को देखा, 2018 को देखा, उसमें शिवराज की चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया था। इस बार कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि शिवराज जी ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, ये बात जरूर कही जाती थी कि अभी वर्तमान में शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, आगे क्या होगा पार्टी तय करेगी। तो जो अलग अलग क्षेत्रकों को सामने किया गया, महागौथल की बात करें तो महागौथल में प्रहलाद जी और फग्गन सिंह जी को आगे किया गया। यदि हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहाँ सिंधिया और तोमर जी को आगे किया गया। इसी तरह जो हर क्षेत्रकों को इन्होंने आगे करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज गया है वो टुकड़े टुकड़े में गया। तो लोगों की जो मैंने आपसे कहा ना कि लाडली बहनों का जो प्यार था, आसिम जो उनका लाड़ देखने को मिल रहा था, वो शिवराज जी के साथ था। तो कहीं वो बट तो नहीं गया है? हाँ, निश्चित रूप से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। शुरुआती दौर में काफी कंफ्यूजन देखने को मिला, लेकिन बाद में जिस ढंग से शिवराज जी ने मोर्चा संभाल लिया था, तो उसका असर तो पड़ा ही है। और कमलनाथ जी का मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कमलनाथ जी देश के वो गिने चुने ऐसे नेताओं में है जिनको
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख बहुत बड़ी है और मुख्यमंत्री पद से बहुत बड़े नेता हैं। उनको हम केवल ये कहना कि मुख्यमंत्री पद के वो बड़े दावेदार हैं तो नहीं, क्योंकि आज भी कुछ ना होकर के भी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता हैं। तो उन्होंने जिस ढंग से संघर्ष संकल्प के साथ कार्य किया है, एक तरफ पूरी भाजपा थी और एक तरफ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी काम करके दिखाई दी, तो ये बहुत सारा फैक्टर रहा है इस चुनाव में। एक आखिरी सवाल है साहब, क्या लग रहा है जो अभी तक आपने समीक्षा की होगी, पूरा एनालिसिस किया होगा कि इस बार मतलब कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना हो, क्या पिछले 18 का जो विधानसभा का जो मैंडेट आया था वो उसमें कितना अंतर आ सकता है? देखिए जुबेर जी, जो कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक पंडित हैं, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, और भी जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो इस बात को क्लियर करने से बच रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमको कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं बनने के, लेकिन एक जो अनुमान है वो 19 और 21 का दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में जो मैंने आपसे कहा कि इसमें भी 19-20 यदि हो गया तो 2018 दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में निर्दलीय, अदर्स, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। अगर जैसे 2018 का मैंडेट मिलता है, 5-6 सीटों का अंतर होता है, तो फिर क्या दोनों दलों से फिर क्या वो जिस तरह की सरकार गिराई गई थी, जिस तरह से उस तरह की स्थिति फिर देखने को मिल सकती है? देखिए, ये जो पूरे देश के अंदर पे एक अफवाह था कि सिंधिया जी के साथ 22 लोग चले गए, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि इतना साहस लोगों में होता है, क्योंकि उसकी निष्ठा और प्रतिष्ठा सारा कुछ पार्टी के साथ जुड़ी होती है। तो मेरे को लगता नहीं कि कोई इतनी बड़ा साहस कर पाएगा, और चाहे दोनों दलों को, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, इतना बड़ा तोड़फोड़ हो पाना संभव नहीं दिखाई देती। चलिए दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बागी और तीसरे मोर्चे को लेकर के। जो बागी हैं या जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा से बगावत करने के बाद, और तीसरे दल जो बीएसपी और सपा या आप पार्टी, वो कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों को और दोनों दलों को, इस बात पर हमने समीक्षा की। आपने को हमारी समीक्षा कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।